उस क्रांति से वो इतने भड़के कि उन्होंने चुन चुन के ब्राह्मणों को फांसी देना शुरू किया। आप जानते हैं पूरे ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा फांसी किसको हुई? ब्राह्मणों को हुई है। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण थे। 1863 में तीसरा कानून बना मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला। हमारे वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिया। आज की डेट में 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए। एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तो 1894 का ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के पूरे देश में उन्होंने सिविल लाइन बना दी। कई मुद्दे उन पर आपने पीआईएल भी दी, लेकिन आप पर ये आरोप भी लगते हैं कि इन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आप बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर क्यों मुखर होके नहीं? भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर पीआईएल फाइल किया। मैंने पूरे राज्यवार आंकड़े दिए। हमारे पास 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है। हम लोग तो नॉनवेज वाला पानी पी रहे हैं। बेरोजगारी का मूल कारण है यहाँ की हमारी व्यापार व्यवस्था। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग बोलते हैं वो बेरोजगारी पर तो सरकार को घेरता है, लेकिन जनसंख्या पर चुप्पी साधते हैं। हमारे देश में समस्या उठाने वाले सब हैं। समस्या के मूल कारण की बात ही नहीं होती। चुनावों में कई मुद्दों को हम चुनावी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन ये प्रदूषण और जनसंख्या कानून ये अभी तक मुद्दा क्यों नहीं बना? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अपने एक फायदे हैं। भारत में लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आती है विदेशों से, और दुर्भाग्यवश बैंकों के माध्यम से फंडिंग आ रही है और आरबीआई को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा। 1,41,000 साल की सजा किस लिए? उसने 16,000 लोगों का पैसा ले लिया था, 1-2 का 4 कर दिया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट 19 में, और आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर जितनी तालियां बजती हैं उतने ही सवाल भी उठते हैं। जनहित याचिकाओं से लेकर जनसंख्या कानून, यूसीसी, धर्मांतरण, वक्फ, न्याय व्यवस्था और राष्ट्रवाद तक अश्विनी उपाध्याय लगातार देश के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। कुछ लोग इन्हें सिस्टम बदलने वाला एक्टिविस्ट मानते हैं, तो कुछ इन्हें एक खास विचारधारा की सबसे मुखर आवाज। आज इस बातचीत में कोशिश होगी शोर से हटकर सीधे सवाल पूछने की, जनसंख्या पर, कानून पर, राजनीति पर, धर्म पर और उन आरोपों पर जो अक्सर इनके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ हैं आज के शो में सुप्रीम कोर्ट के वकील उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और पॉडकास्ट 19 में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और किसी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, जनता आपसे मुखातिब है और अच्छे से जानती है। लेकिन सबसे पहले तो अश्विनी जी यही जानना चाहूँगी आपसे कि लोग आपको वकील से ज़्यादा एक्टिविस्ट देखते हैं, कैसे देखें इसे हम? क्योंकि मैं प्राइवेट केस से ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट केसेस करता हूँ, पीआईएल करता हूँ, शायद इसीलिए लोग मुझे एक्टिविस्ट ज़्यादा समझते हैं। और उसका एक बड़ा कारण भी है कि हम पैसे कमाने के लिए आए भी नहीं थे। मैं तो इंजीनियर था और ठीक ठाक अपना परिवार चला रहा था। वहाँ पे मैं जब जापानियों से मैंने ये सीखा कि कोई भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि समस्या बदलेगी कैसे, समस्या ठीक कौन करेगा। तो एक बात मुझे समझ में आई, 80% समस्याओं का समाधान संसद विधानसभा से होगा, 20% समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हो सकता है। घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में चले जाएं, ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारे पास हमारा कोई गॉडफादर नहीं कि मुझे जो है पॉलिटिक्स में बहुत सक्सेस मिल जाए। तो उससे फिर हमने ये सोचा कि हाँ, वकालत कर सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ काम कर सकते हैं देश के लिए। तो फिर मैंने वकालत किया, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट आ गए। भगवान की कृपा से मुझे राम जेठमलानी जी मिल गए, उनसे मैंने संविधान सीखा, कुछ कानून सीखा, लेकिन उनका अलग फील्ड था तो हमें कुछ अलग करना था, तो मैंने पीआईएल शुरू किया। और फिर ये यात्रा चलती रही तो अभी तक लगभग 250 पीआईएल हो चुकी है। और फिर मैंने बाहर भी निकलना शुरू किया। ये तो अपने आप में रिकॉर्ड है। हाँ, ये रिकॉर्ड है मेरे समझ से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में 250 पीआईएल्स किसी ने अपने नाम पे नहीं किया होगा। और उसमें हर तरीके के मैंने पहलू को टच किया। इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल है, पुलिस रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल है, जुडिशियल रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल है, टैक्स रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे पीआईएल है, गुलामी का नाम बदलने पे पीआईएल, गुलामी का निशान बदलने पे पीआईएल है, गुलामी की कुरीतियाँ ख़त्म करने पे, गुलामी की कुप्रथाओं पे, गुलामी की शिक्षा पे, गुलामी की चिकित्सा पे, गुलामी की न्याय व्यवस्था पे। तो जो कुछ मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमने उसके ऊपर पीआईएल फाइल किया। और भगवान की कृपा से बहुत सारे ऐसे मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल को एक्सेप्ट किया, सरकार को नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार को हुआ, राज्य सरकार को हुआ।
घुसपैठ पे मेरी पीआईएल है, धर्मांतरण पे मेरी पीआईएल है, जनसंख्या नियंत्रण पे मेरी पीआईएल है, लव जिहाद के ऊपर मेरी पीआईएल है, यूनिफॉर्म एजुकेशन के ऊपर मेरी पीआईएल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मेरे पीआईएल है। तो जो जो मुझे ठीक लगता गया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, समाज में यूनिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, या ये कहिए क्राइम खत्म करने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, जो बिल्कुल जो आपने बोला ये 250 पीआईएल है, बहुत लंबी फहरिस्त है, शायद इसीलिए अश्विनी जी आपको पीआईएल मैन भी कहा जाता है। जी। क्या ये टैग अच्छा लगता है आपको सुनने में? अब अच्छा लगता है। एक बार क्या हो रखा, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहाँ लगती है, और उस समय सीजीआई थे जस्टिस गगोई साहब। तो जैसे ही मेरा टर्न आया, कॉल आउट हुआ मेरा मैटर, तो बोले यस मिस्टर पीआईएल मैन। तो वो मुझे लगता है वहीं से लोगों ने उठा लिया, और फिर वो पीआईएल मैन शुरू हो गया। तो कई बार कोर्ट में भी ऐसी ह्यूमरस बातें होती रहती हैं। एक बार तो जस्टिस रमना साहब जो सीजीआई हुआ करते थे, तो वो बोले, एक कोविड के समय में सब कुछ बंद था, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं पीआईएल ड्राफ्ट करता रहा, कोर्ट भी बंद चल रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी 21 पीआईएल फ्रेश बिना सुनवाई के पेंडिंग हो गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट में रूल है कि आज आप फाइल करते हैं तो हफ्ते 10 दिन में सुनवाई हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन चूंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, कोर्ट चल नहीं रही थी, तो एट ए टाइम मेरी 21 पिटीशन पीआईएल पेंडिंग हो गई लाइन से। सुप्रीम कोर्ट में एक दिन उसमें 30 मैटर लगता था, और 21 मेरे मैटर पेंडिंग थे। तो रमना साहब बोले कि आपके लिए तो अलग से एक बेंच बनाना पड़ेगा। तो उस समय सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता साहब, बोले साहब आपको तो बेंच बनाना पड़ेगा, हमें सरकार को तो अलग मंत्रालय बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इनकी पीआईएल हो गई है कि अकेले लॉ मिनिस्ट्री पूरा जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसे लग रहा है अलग से ऐसे मतलब कई बार आपके साथ रहे। कई बार ऐसे हाँ वाकई चलते रहते हैं। हमें संतुष्टि इस बात से है कि जो मुझे समस्या समझ में आती है मैं उसको डेवलप कर देता हूँ, कोर्ट में जाता हूँ, और 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद कम से कम वो नेशनल नैरेटिव बन जाता है। ये मुझे बहुत इसकी मुझे संतुष्टि है। कितनी सक्सेस मिली, कितनी फेलियर मिली, वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम वो नैरेटिव बन जाता है। जैसे आज की डेट में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक नैरेटिव पूरे देश में डिमांड हो रही है लोगों की, होना चाहिए। भाई हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 सही, लेकिन कानून बनना चाहिए। इसके लिए मैं 10 साल पहले मैं पीआईएल फाइल किया था। घुसपैठ आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये 2017 मैंने पीएल फाइल किया था। और खासकर पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान तो इस मुद्दे को हमने और ही मजबूती से उठते हुए तो देखा। बहुत सारी तो ऐसी चीजें जो मुझे पता भी नहीं थी भारत में चल रही हैं, और वास्तव में आम लोगों को भी नहीं पता है। मुझे भी लोगों ने आके बोला कि देखो ये समस्या चल रही है, आप कुछ कर सकते हो क्या। तो मैंने 3 तलाक चैलेंज किया, मैंने तलाक़े हसन चैलेंज किया, तलाक़े हसन चैलेंज किया, तलाक़े बाइन चैलेंज किया, तलाक़े किनाया चैलेंज किया। मुझे नहीं पता था ये गुलामी की, मुगलों की कुरीतियाँ आज भी चल रही हैं। मुझे 4 शादी का पता था, लेकिन हलाला नहीं पता था। तो जब हमारी एक्स हिंदू बहनें आईं और उन्होंने बोला कि ये हलाला हो रहा है, तो फिर मैंने हलाला चैलेंज किया, मैंने मुताह चैलेंज किया, मैंने मिस्यार चैलेंज किया। मुझे नहीं पता था, ये मुझे एक्स हिंदू बहनें आके बताएं कि ये कुरीतियाँ हैं, ये कुरीतियाँ हैं। तो जब भी कोई समाज का कोई पीड़ित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति मेरे पास आता है कि देखो जी ये है एक समस्या है, अगर उसकी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे हाथ जोड़ लेता हूँ। देखो भैया, अकेले व्यक्ति की मदद करना मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर उसकी ऐसी कोई समस्या है जिससे लाखों के लोग पीड़ित हैं, जिससे एक समुदाय इफेक्ट कर रहा, फिर मैं उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करता हूँ। अश्विनी जी, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आपने बताया कि जापानियों की बातचीत से आप बड़े ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। क्या आपको लगता है वाकई में पीआईएल समस्याओं का एक बड़ा समाधान बन सकता है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि आरटीआई और पीआईएल ये ट्रांसपेरेंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा टूल है और बहुत आवश्यक टूल है, और इसको आम जनता को यूज़ करना चाहिए। जापानियों के साथ काम करके हमने ये बात सीखी कि कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, और कोई भी देश जो परेशान है किसी समस्या से, वो भगवान की दी हुई समस्या से परेशान नहीं है, दैविक समस्याओं से कोई देश परेशान नहीं है। जो भी परेशानी है वो मानसिक इंसानों के द्वारा शुरू की गई समस्या है, मानव निर्मित समस्या है। जैसे हम धूप से परेशान नहीं, हम बाढ़ तूफान से नहीं परेशान है, हम भूकंप से नहीं परेशान, हम परेशान हैं घूसखोरी से, कमीशनखोरी से, जमाखोरी से, मिलावटखोरी से, कालाबाजारी से। हम परेशान हैं नशा तस्करी से, मानव तस्करी से, सोना तस्करी से। हम परेशान हैं अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद से। हम परेशान हैं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस से, क्राइम से, अपहरण से, फिरौती से, एक्सटॉर्शन से। ये सभी समस्याएं इंसान की हैं।
और ये सारी की सारी समस्याएं जो भारत में है, ये समस्याएं वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये लाइलाज नहीं है, इनका समाधान किया जाए तो हो जाएगा। दुनिया के कई देशों ने करके दिखाया है। जो समस्याओं से हम परेशान हैं उसको चीन ने ठीक करके दिखाया, जापान ने ठीक करके दिखाया, सिंगापुर ने ठीक करके दिखाया, दुबई ने ठीक करके दिखाया है, यूएस ने ठीक करके दिखाया है। एक ज़माने में दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी प्रसिद्धि 3 मामले में थी: शिक्षा, चिकित्सा, न्याय। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारी थी और वो मुफ्त में थी। दुनिया में सबसे बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था हमारी थी, मुफ्त में थी। दुनिया में सबसे बेहतरीन न्यायिक जुडिशल सिस्टम हमारा था, वो भी मुफ्त में था। कोई फीस नहीं लगती थी, वकीलों के पंच परमेश्वर बैठते थे, अपनी अपनी बात कहो और वही फैसला हो जाता था। दुनिया में सबसे स्पीडी जस्टिस सिस्टम हमारा था। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इम्प्लीमेंट किया था, राजा विक्रमादित्य ने भी इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन आज की परिस्थितियां तो बहुत ही आज तो दर्दनाक है। दशकों में जा रही हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल नहीं। तो भारत में जस्टिस विद इन आवर केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन डे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन वीक, और एक्स्ट्रा कोई ऐसा केस है तो जस्टिस विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर तो मुकदमे का फैसला होना ही होना है। दुर्भाग्य देखिए, इस देश में जहाँ पे न्याय व्यवस्था मुफ्त में थी और 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 सप्ताह में फैसला हो रहा था, आज वहाँ पे करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। अपनी जमीन वापस लेने के लिए करोड़ों रुपए लोगों को खर्च करना पड़ रहा है। अपने मकान पे कब्जा हो रहा है, उस मकान को खाली कराने में 20-30 साल, 40 साल लड़ना पड़ता है। अपना खेत खलिहान छुड़ाने पे, अपना वापस लेने में लोगों को 40-40 साल, 50-50 साल मुकदमा लड़ना पड़ता है। 3-3, 4-4 जनरेशन चली जाती हैं। जिस देश में मुकदमा कोई होता ही नहीं था पेंडिंग, उस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं आज की डेट में। यानी कि जमीनी विवाद आप बहुत बड़ा मुद्दा आज का मानते हैं, जिस पे बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई हैं। 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं। 5 करोड़ केस से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो 35 करोड़ लोग टेंशन में हैं। यानी अमेरिका से ज़्यादा लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। और ये जो हमारा सिस्टम है, ये अपराध को बढ़ा रहा है, ये क्राइम को बढ़ा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अतीक अहमद ने टोटल 108 क्राइम किए थे। पहला क्राइम करने पे अगर उनको सजा हो जाती तो सुधर जाते, दूसरा क्राइम नहीं करते। ये तो वो बता रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, हाँ, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो तो अनगिनत है। तो ये जो देश में कहते नहीं, खनन माफिया, नकल माफिया, ये माफिया, वो माफिया, जो माफिया रहा, बालू माफिया, कोयला माफिया, इसे दुनिया भर के हमने बड़े अच्छे नाम दिए हुए और बड़े लुक्रेटिव नाम भी हैं जो अखबारों में छपते भी हैं और मीडिया भी इसको दिखाता है। कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती, ये माफिया, ये खनन माफिया, बालू माफिया, तेल माफिया, घी माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, जो भी माफिया है, ये चीन में क्यों नहीं है, ये सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, ये अमेरिका में क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है, जर्मनी में क्यों नहीं, भारत में क्यों है? अरे ये देश तो महापुरुषों का देश है, ये तो गुरुओं का देश है। 10 सिख गुरुओं ने यहाँ जन्म लिया, 24 तीर्थंकर ने यहाँ जन्म लिया, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान ने यहाँ जन्म लिया। ये तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भूमि है। यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक विद्वानों ने यहाँ जन्म लिया। हमारे यहाँ कलयुग क्यों है? और आपको क्या लगता है कि इसके लिए अब हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे देश में जो समस्याएं हैं वो इसलिए चल रही हैं कि यहाँ डॉक्टर तो बदल रहे हैं, दवा नहीं बदल रही है। और बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। डॉक्टर नहीं शरीर में जाता आपका बुखार ठीक करने के लिए, शरीर में तो इंजेक्शन जाता है, कैप्सूल जाता है, सिरप जाती है, वैक्सीन जाती है। दुर्भाग्यवश यहाँ डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, लेकिन न वैक्सीन बदल रही है, न सिरप बदल रहा है, न इंजेक्शन बदल रहा है, न टैबलेट बदल रही, कुछ बदल ही नहीं रही है, वही पुराना। अब आप सोचिए, ये मेरे हाथ में पुलिस एक्ट है, 1861 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। इसी पुलिस एक्ट का उपयोग करके भारत में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसी पुलिस एक्ट का उपयोग करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी। इसी कानून का उपयोग करके यहाँ लोगों को लाठियों से मारा, पूर्वजों को मारा। ये गुलाम बनाए रखने के लिए हमें किया गया था। ये कानून आज भी चल रहा है। तो उसका परिणाम क्या है? पुलिस का बिहेवियर वही है अंग्रेजों के टाइम का। पहले वो अंग्रेजों के सारे पे नाचती थी, अब सत्ता की गुलाम हो गई है। आपकी बातचीत में मैं ये भी समझना चाहूंगी, जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं अश्विनी जी, तो क्या सबसे पहले इसी तरह के कानून जिन पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिन पर आप उंगली उठा रहे हैं, क्या लगता है इन्हीं कानूनों को सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं कई बार कह चुका हूं, एक भी अंग्रेजों ने कानून हमारे लिए नहीं बनाया था। उन्होंने 100% जो काम किया था वो अपने लिए किया था, खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे उदाहरण आपको बताता हूं, अंग्रेजों ने रेलवे लाइन कहाँ बिछाई? वहां बिछाई जहां नेचुरल रिसोर्स ज्यादा था, जहां से उनको उठा के समुद्र तक पहुंचाना था और वहां से उनको अपना इंग्लैंड लेके जाना था, वहां उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। दूसरा,
1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। उस क्रांति से वो इतने भड़के कि उन्होंने चुन चुन के ब्राह्मणों को फांसी देना शुरू किया। आप जानते हैं पूरे ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा फांसी किसको हुई है? ब्राह्मणों को हुई है। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण थे। जब मंगल पांडे जी ने क्रांति किया तो वो बात पूरे देश में फैल गई। मतलब लाहौर, सिंध, कराची, भुज, आपके गुवाहाटी, आपके कन्याकुमारी, चारों तरफ बात फैल गई। अंग्रेजों ने इस पर जांच करवाई कि यार ये मंगल पांडे जो क्रांति किया, ये बात फैलाया किसने, पहुंचा किसने? क्योंकि उस समय फोन तो था नहीं, बस तो थी नहीं, ट्रेन तो थी नहीं। तो उनकी जांच में ये समझ में आया कि ये मंगल पांडे की क्रांति को पूरे देश में मठ मंदिरों के पंडा पुजारियों ने फैलाई है। उन्होंने रिले रेस किया। वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, पांचवें मंदिर, वो घोड़े पे बैठ बैठ के वो पूरा उन्होंने रिले रेस शुरू कर दिया। हर पंडा पुजारी 30-40 किलोमीटर तक जा रहा था और वो बात आगे जैसे नहीं, जैसे बैटन आगे बढ़ाई जाती। बिल्कुल बिल्कुल। उससे परेशान होकर अंग्रेजों ने यहाँ कानून बना के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया? मैकाले को लॉ कमीशन का चेयर बनाया। भारत में जो लॉ कमीशन चल रहा है ना, इस लॉ कमीशन अंग्रेजों ने बनाया था 1857 में मंगल पांडे जी को की क्रांति को कुचलने के लिए। फिर मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बना दिया। उनको बोला तुम कानून बनाओ, देश को अब कानून से गुलाम बनाएंगे, क्योंकि ये लोग लॉ अबाइडिंग है, कानून नहीं तोड़ते। वैसे अगर कानून नहीं रहेगा तो ये लोग लाठी डंडे लेके खड़े हो जाएंगे। तो 1860 में इंडियन पिनल कोड बना। उनको फिर लगा कि अच्छा यार कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन? तब ये 1861 वाला कानून बना, पुलिस एक्ट, जो आज भी चल रहा है। आज भी हमने एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं बनाया, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, ये कानून आज भी घटिया चल रहा है। जब ये भी हो गया तो उनको लगा अच्छा मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और पंडा पुजारियों ने उसको पूरे देश में फैलाया था। 1863 में तीसरा कानून बना, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला। अंग्रेज यहाँ मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून बना के गए थे। हमारे वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिया। आज की डेट में 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए। एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। तो जो अंग्रेजों के सिस्टम चल रहा था वो कंटिन्यू हुआ। सिमिलर आपका एविडेंस सिस्टम उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया और लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के 1894 में, ये देखिए 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। ये क्यों बनाया उन्होंने? हमारे लिए नहीं बनाया, चर्चेज और मिशनरीज को, कॉन्वेंट को यहाँ स्टैब्लिश करवाना था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हम थोड़ा सिविल लाइन बनाएंगे देश भर में। किस लिए बनाएंगे जी? कलेक्टर का घर होगा, कप्तान का घर होगा। वो केवल दिखावा था। एक्चुअली उनको पूरी हर जगह मेन शहरों में जमीन को चर्च और मिशनरियों को देना था। तो 1894 का ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के पूरे देश में उन्होंने सिविल लाइन बना दिया। इसलिए पूरे देश में जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी वहाँ 50% जो जमीन का मालिकाना है वो चर्च मिशनरियों के पास है। चाहे दिल्ली की सिविल लाइन हो, कानपुर की सिविल लाइन हो, प्रयाग की, इलाहाबाद की सिविल लाइन हो, पटना की सिविल, जहां भी है, एक एक करके उन्होंने कानून बनाया। दुर्भाग्य देखिए, हम पिछले 75 साल से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र यानी स्वयं का तंत्र। एक भी तंत्र हम अपना डेवलप नहीं कर पाए। इवन जहाज के ऊपर आज भी वीटी लिखा हुआ, वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। उसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, ये वीटी बदलो भैया, इसका नाम कुछ भारत के हिसाब से होना चाहिए। तो सारा सिस्टम वही चल रहा है। पुलिस सिस्टम वही गुलामी वाला, न्यायिक सिस्टम वही, जुडिशल सिस्टम वही गुलामी वाला, टैक्स सिस्टम वही गुलामी वाला, बैंकिंग सिस्टम वही गुलामी वाला, इलेक्शन सिस्टम वही गुलामी वाला, नाम वही गुलामी वाले, निशान गुलामी वाले। आप वही कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो सिस्टम है स्वतंत्र नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ। अभी भी हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है, वेस्टर्न प्रभाव में है। और यही बात मैंने अपने पिछले सवाल में भी कही कि हमारी जो नीतियां भी बन रही हैं अश्विनी जी, उसमें भी हम पूरी तरह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ही हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा अब सवाल जो आपसे ये है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रीय हित से जुड़े कई मुद्दे आप उठाते हैं, उन पर आपने PIL भी दी, लेकिन आप पर ये आरोप भी लगते हैं कि इन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आप बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर क्यों मुखर होकर नहीं बोलते? हम बोलते हैं, लोग समझ में नहीं आता। हमने बेरोजगारी में, जापान में एक सिस्टम है, उसको कहते हैं वाई एनालिसिस, कि किसी समस्या को ठीक करना है तो उसका परमानेंट सोल्यूशन करो और परमानेंट रूट काज पहले पता करो। तो परमानेंट रूट काज करने के लिए वो कहते हैं उसी समस्या में 5 बार वाई लगाओ। 5वें बार वाई लगाने के बाद जो उत्तर मिले वो उसका रूट काज है, उसको ठीक करो, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। तो जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, कुपोषण समस्या, प्रदूषण की समस्या,
बढ़ते अपराध की समस्या, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या इसलिए मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर पीआईएल फाइल किया, मैंने पूरे राज्यवार आंकड़े दिए। आप जरा सोचिए, हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई। कहने का मतलब हमारे पास चारपाई 2 है और सोने वाले 20 हैं पहले से ही। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है और जनसंख्या 20% है, यानी 4 गिलास पानी है, पीने वाले 20 हैं। हमारे पास 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है और 200 जिलों में पानी 200 फीट नीचे चला गया है। 300 फीट के बाद पानी मिलता नहीं, यानी बीच में एक 100 फीट और बचा हुआ, ये भी खत्म हो जाएगा तो 200 जिले बंजर हो जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएंगे। फिर क्या होगा, वहां के लोग पलायन करके कहीं और जाएंगे, वो जाएंगे तो वहां का पानी पिएंगे। आप दिल्ली एनसीआर में कहाँ पानी बचा हुआ मुझे बताइए? दिल्ली का पानी खत्म, नोएडा का पानी खत्म, गाजियाबाद का पानी खत्म, फरीदाबाद का पानी खत्म, गुड़गांव का पानी खत्म। हम तो वहाँ हरिद्वार से जो गंगा नहर से पानी आ रहा है वो गंगा नहर वाला पानी पी रहे हैं। और गंगा नहर में क्या होता है, जितने वेस्ट यूपी में मर्डर होते हैं सारी डेड बॉडी उसी गंगा नहर में फेंकी जाती है। जितने जानवरों को कत्ल करते हैं वो सारी जानवर उसी गंगा नहर में फेंकी जाती हैं। वो कोई पाइप से तो पानी आ नहीं रहा। अब दुनिया में ऐसा कोई आपका फिल्टर नहीं बना है जो वायरस और बैक्टीरिया को बाहर निकाल दे। फिल्टर बनते हैं, हार्डनेस कम करते हैं, पीएच वैल्यू को ठीक करते हैं, उसकी बैक्टीरिया वायरस थोड़ी निकालते हैं। तो हम लोग तो नॉनवेज वाला पानी पी रहे हैं। जो पानी आ रहा है उसमें सब कुछ, उसमें मलमूत्र भी है, उसमें जो है जानवर भी हैं, उसमें इंसान भी है, सब कुछ है। तो जो बेरोजगारी का मूल कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी का मूल कारण है यहाँ की हमारी व्यापार व्यवस्था। तो व्यापार व्यवस्था गुलामी की है और हम जनसंख्या नियंत्रण कर नहीं रहे, तो क्या करेंगे? अगर हमने चीन के साथ कानून बनाया होता, हम दो हमारे दो, तो हमारी जनसंख्या आज की डेट में 90 करोड़ होती। और गरीबी कैसे बढ़ रही इसको आप सोचिए। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ता था। अब भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है और 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो पहले 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, अभी 65% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो आप बताओ, गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? तो आपको लगता है कि जो हमारे समाज में एक वर्ग है जिसे हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग बोलते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, वो बेरोजगारी पर तो सरकार को घेरता है लेकिन जनसंख्या पर चुप्पी साध लेता है? हमारे देश में समस्या उठाने वाले सब हैं। संसद में भी समस्या पे बात होती है और टीवी की डिबेट में भी समस्या की बात होती है। समस्या के मूल कारण की बात ही नहीं होती है। जितनी बेरोजगारी की बात करने वाले ये नहीं बता रहे तुम कुछ कर ही नहीं। भगवान राम आ जाए तो बेरोजगारी ठीक नहीं कर सकते यहाँ की। अरे 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। कहां से हम रोजगार दे पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन उसकी 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन उसकी 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, वो 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके हैं। हमने सारे, ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वो 22 करोड़ है, हम 150, हमारे यहाँ तो ब्राजील के बराबर तो यूपी की पॉपुलेशन है 22 करोड़ से ज्यादा। इसलिए हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लागू किए बिना कोई भी सरकार रत्ती भर गरीबी नहीं कम कर सकती, रत्ती भर कुपोषण नहीं कम कर सकता, रत्ती भर प्रदूषण कम नहीं हो सकता। और आज की डेट में अकाल मौतों की संख्या बढ़ रही है। भारत में टोटल 95 लाख लोग साल में मरते हैं, उसमें से 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। 25 लाख की अकाल मौत में 10 लाख अकाल मौत तो पोल्यूशन के कारण हो रही है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, ये जो 10 तरीके के पोल्यूशन है ना, साल में 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। और ये जो 10 तरीके के पोल्यूशन, उसका रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 2 लाख लोग साल में मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं। अब मिलावटखोरी का मूल कारण है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मिलावटखोरी का मूल कारण है इंसान ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, खेत तो बढ़ नहीं रहा, खेत तो कम हो रहा है, तालाब कम हो रहे, पेड़ कम हो रहे, सब। गाय की संख्या तो उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही है ना। गाय तो पूरे लाइफ में 4-5 बच्चे कर रही है और यहाँ पे इंसान जो है 16-16, 18-18 बच्चे कर रहा है। तो क्या करेंगे? वो दूध तो मिलेगा नहीं। 80% पनीर नकली, 80% हमारा घी नकली है, 70% के आसपास दूध नकली है, आपका दवा नकली, आपकी दारू नकली, आपका पेस्ट नकली, आपका चावल नकली, आपका दाल नकली, हर चीज में तो मिलावट।
और बिल्कुल इस मिलावट वाले मुद्दे पर भी अश्विनी जी मैं आपसे बड़ी विस्तार से आगे बात करने वाली हूँ। जो आंकड़े अश्विनी जी आपने अभी बताए ये वाकई में बहुत चौंकाने वाले हैं और इनसे मैं ये समझ पा रही हूँ कि आने वाले समय में ये एक बड़ा जनसंख्या जो है ये बड़ा सामाजिक मुद्दा बनने वाला है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं चुनावों में कई मुद्दों को हम चुनावी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन ये प्रदूषण और जनसंख्या कानून ये कभी अभी तक मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में ये दुर्भाग्य है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां सही मुद्दों के पर चर्चा नहीं करती और उस मुद्दे पर चर्चा भी करती हैं तो उसके मूल कारण स्थायी समाधान पर चर्चा नहीं करती। कायदे से ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं हुआ। और ये भी सही बात है कि अब थोड़ी चर्चा तो शुरू हुई है, लेकिन अभी जिस लेवल पे चर्चा होनी चाहिए कि हर स्कूल में हर कॉलेज में, वहाँ चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के ऊपर ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे, राइट। दुर्भाग्यवश वो भी बंद कर दिया गया, स्कूलों में अब वो लिखवाया भी नहीं जा रहा है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अपने एक फायदे हैं, जनसंख्या विस्फोट के एक बड़े फायदे हैं। पॉलिटिकल फायदे याद है उसकी। हाँ, जनसंख्या विस्फोट से गरीबी बढ़ती है, गरीबी बढ़ने से पॉलिटिक्स करना बहुत आसान हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा इसका वादा करना होता है, या 1,000 रुपये बेरोजगार, चाहे फ्रीबीज हाँ है, हर 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का वादा कर दीजिए, साड़ी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, करके चुनाव जीत ले। तो पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा ये अच्छा है कि भाई जितना जनसंख्या बढ़ेगी उतना गरीबी बढ़ेगी तो पॉलिटिक्स करना आसान हो जाएगा। आप तो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो अपनी पार्टी को क्यों नहीं समझाते ये बात? नहीं, जो हमें जो ठीक लगता मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब समझदार लोग हैं और सच्चाई है। जनसंख्या विस्फोट से बीमारी बढ़ती है तो दवा कंपनियों को बहुत फायदा होता है। तो दवा बनाने वाली कंपनियां तो चाहेंगी कि लोग खूब बीमार हों, उनकी जीडीपी बढ़े, उनका टर्नओवर बढ़े, वो बढ़ रहा है। जनसंख्या विस्फोट होने से क्राइम बढ़ता है, तो क्राइम बढ़ने से थानेदार को फायदा होता है, हवलदार को फायदा होता है, पूरे वकील को फायदा होता है, सबको फायदा होता है क्राइम बढ़ने से। जनसंख्या विस्फोट होता है, अराजकता बढ़ती है, अराजकता बढ़ती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, तो लोग हथियार खरीदते हैं, रिवॉल्वर खरीद के रखते हैं, राइफल खरीद के रखते हैं, ये सब चीज़ें रखते हैं। तो उससे जो बंदूक बनाने वाली कंपनियां, ये जो रिवॉल्वर बनाने का, उनको फायदा होता है। अब जो देश दुनिया को भारत का बाजार समझते हैं, जो देश दुनिया को भारत का सबसे बड़ा बाजार समझते हैं, वो तो चाहेंगे कि बाजार में चहल पहल खूब बनी रहे। बाजार में सन्नाटा नहीं होना चाहिए ना, बाजार तो सुनसान नहीं होना चाहिए, खूब होनी चाहिए। हर कोई यही चाहता है कि बाजार में फुटफॉल सबसे ज्यादा होना चाहिए, रौनक बनी रहे। तो जो देश चाहते हैं दुनिया के कि भारत में अराजकता फैले, तो वो भी चाह रहे हैं कि हाँ जनसंख्या विस्फोट बढ़े। जो देश दुनिया के भारत में सामान बेचना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है, जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना हमारा सामान बिकेगा। जो दवा बनाने वाली कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाना है, वो चाहती हैं जनसंख्या विस्फोट बढ़े, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी तो दवा बनाने वाली कंपनियों को फायदा। डॉक्टर चाहते हैं कि बीमारी खूब हो, तो वो तभी बीमारी बढ़ेगी जब जनसंख्या विस्फोट बढ़ेगा। तो जनसंख्या विस्फोट से बहुत लोगों को फायदा है। क्राइम बढ़ रहा है इसलिए थानेदार हवलदार को फायदा, बीमारी बढ़ रही है इसलिए डॉक्टर और दवा बनाने वाली कंपनी को फायदा, बेरोजगारी बढ़ रही है तो पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा कि भैया ज़्यादा कुछ सवाल ही नहीं करेगा, इसको 1,000 रुपये इसको मुंह पे दो, इसको बेरोजगारी भत्ता दो, ये 5 किलो चावल दो, 5 किलो दाल दो, 2 साड़ी दे दो, इसका मुंह बंद कर बैठा रहेगा। बिल्कुल अश्विनी जी, बेरोजगारी की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस वक्त, क्या कहेंगे ये किस तरह से बन जाती हैं इतनी जल्दी और इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर, इतने फॉलोअर्स के साथ? जो ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी, इसमें 2 मैसेज है। पहली बात, कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वालों को मैं जानता हूं, मैं उस पार्टी में रह चुका हूं, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर रहा हूं, मैं केजरीवाल जी के साथ मैंने 2004 से काम शुरू किया था, हम स्वाति ये सब लोग साथ में काम किया करते थे। और मुझे पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई है, क्यों बनाई है, कैसे बनाई है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इतने सारे फॉलोअर आना, ये इस्टेब्लिश करता है कि बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। और बीच में खासतौर पे जो जेनजी जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा है और वो कुछ चीज़ें मतलब चाहता है, शायद उसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ हमको इसको एज ए थ्रेट भी मानना चाहिए कि एक मतलब वो जेनजी हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है या यंग जनरेशन है, उसके एस्पिरेशंस, उसकी इच्छाएं या उसके सपने कुछ अलग हैं, शायद वो पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा, लेकिन हम इस पर भी ये लड़ करना चाहेंगे, ये पूरा खेल है जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, और ये खेल भी केजरीवाल जी और उनकी कंपनी ने किया है। मैं 2014 तक रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर रहा हूँ।
पहला इलेक्शन जिसमें सरकार बनी थी, मैं उसमें इलेक्शन कमीशन का कैंपेन संभाल रहा था, मुझे पता है कि कौन लोग करने वाले हैं। समस्या सब लोग वही बता रहे हैं, समाधान कोई नहीं बता रहा है, और समाधान बताने से पहले मूल कारण पे भी चर्चा होनी चाहिए, वो कहीं नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि इसका शायद अब आप जैसे लोग आ रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा हो रही है, डेटा भी फ्री हो गया इसलिए लोग इंस्टाग्राम वगैरह को अच्छी तरीके यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चर्निंग ये फेज है, ये चर्निंग पीरियड चल रहा है। 2-3 साल के अंदर सबको सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एड्रेस करना पड़ेगा इश्यूज़ को, और जो इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे वो इससे बाहर हो जाएंगे। आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताया कि कैसे ये बनी है, लेकिन एक ट्रेंड है इस वक्त देश में नरेटिव बनाने का, वैचारिक नरेटिव। ये नरेटिव कौन लोग गढ़ते हैं? ये एक्टिविस्ट होते हैं, ये राजनेता होते हैं, या ये इसी तरह के लोग होते हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी तैयार करते हैं? देखिए, भारत में लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आती है विदेशों से हर साल। FCRA के जरिए आती है, हवाला के जरिए आती है, और अलग अलग तरीक़ों से आती है। मेरी इस पर PIL भी है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की मेरी PIL चल रही है कि कैसे बैंकों के माध्यम से फंडिंग आ रही है, और दुर्भाग्यवश बैंकों के माध्यम से फंडिंग आ रही है और RBI को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मेरी PIL है कि किस तरीके से फंडिंग आ रही है। जो विदेशी बैंकें हैं जिनकी ब्रांचेस भारत में है, वो फंडिंग कैसे कराती हैं। जो NGO वाला कारोबार बढ़ा है, नैरेटिव में बहुत बड़ा काम है। बहुत स्वाभाविक सी बात है, जिस NGO को चीन से फंडिंग हो रही है, तो उस NGO में जितने लोग काम करने वाले हैं वो चीन का गुणगान करेंगे। जिसको अमेरिका से फंडिंग हो रही है, अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली जो जहाँ से पैसा दे रहा है, चाहे वो अगर वेस्ट से आ रहा है वेस्ट से, यूरोप से आ रहा है यूरोप से, गल्फ कंट्रीज से आ रहा है तो गल्फ कंट्रीज से, चीन से आ रहा है तो चीन से, जहाँ से जिसको पैसा आएगा वो अपना काम करेगा। अब वो नैरेटिव गढ़ने वाले नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कलमकार भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सब लोग हैं, वकील भी हैं, सब लोग हैं इसमें नैरेटिव बढ़ने में। लेकिन सबका अपना अपना एक एजेंडा है। कुछ लोग पार्षद बनने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रधान बनना चाहते हैं। पार्षद प्रधान बनने के लिए जो कि माला माल है, ये तो पॉलिटिक्स बहुत फायदेमंद धंधा है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ, इतना प्रॉफिट तो मुझे लगता है शेयर मार्केट में भी नहीं जितना इधर है। किसी भी धंधे में नहीं है। कि इलेक्शन के पहले स्कूटर से घूम रहे थे, पार्षद प्रधान बन गए तो बोलेरो आ गई, स्कॉर्पियो आ गई, बुलेट भी आ गई, सारा कुछ आ गया, राइफल भी खरीद लिए, रिवॉल्वर भी खरीद लिए, तो फोर्स और साथ लग जाती है। हाँ, फोर्स। तो जब तक आप चीन जैसा कानून नहीं बनाएंगे, ये नैरेटिव खत्म नहीं होगा। जब तक आप करप्शन के खिलाफ चीन जैसा, जैसे चीन में करप्शन पे क्या है कि 100% प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, सिटीजनशिप को खत्म करते हैं और साल भर के अंदर फांसी दे देते हैं उठा के। इसलिए वहाँ मंत्रियों को भी फांसी हो जाती है, वहाँ कंपनी के GM को भी फांसी हो जाती है। यहाँ ऐसा कोई, यहाँ तो आतंकवादियों को बड़े मुश्किल से फांसी होती है, करप्शन पे तो फांसी का कोई मतलब ही नहीं। तो जब तक आप करप्शन नहीं रोकेंगे, तब तक इस देश में अराजकता, अशांति, पॉलिटिकल अशांति, जो भी जाति का जहर, भाषा का जहर, क्षेत्र का जहर, मजहब का जहर, पंथ का जहर, जितने तरीके के जहर घोले जाते हैं, ये सारे जहर घोलने वाले लाभार्थी हैं। कि कोई कहीं से लाभ ले रहा है, कोई, किसी को पॉलिटिकल लाभ है, किसी को आर्थिक लाभ है, किसी को कुछ लाभ है। इस देश में करप्शन खत्म करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो चीज जितनी कठिन लगती है उतनी आसान होती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। मात्र 20% लोग भारत में 100 रुपए से ज्यादा पर डे खर्च करते हैं। उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद हो जाए, 25% करप्शन धम्म से नीचे गिर जाएगा। 25% भ्रष्टाचार, 25% घूसखोरी, 25% ब्लैक मनी, 25% हवाला, सब खत्म। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दी। भारत में 250 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 144 करोड़ लोगों के पास आधार है, हर व्यक्ति आधार से जुड़ चुका है, बैंक से जुड़ चुका है, ऑनलाइन बकायदा उसको वहां से हो रहा है। कैश लेन देन की लिमिट तय कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए अगर नहीं कर सकते तो 2000 कर दो, कि भैया 2000 रुपए तक का सामान खरीदना है, आप कैश खरीदो, 2000 के ऊपर आप नहीं खरीद सकते। और छूट देना, चलो ठीक है, ट्राइबल एरिया में छूट दे दो, भाई ट्राइबल एरिया में लोग उतना नहीं यूज करते, भाई वहाँ एरिया 5000 रुपए तक आदमी कैश खरीद सकते हैं, उसके बाद क्यों करना।
ये अगर हमने इसको प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दें, 75% करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता अश्विनी जी, हम इंडियंस का, भारतीयों का माइंड सेट ही करप्ट हो चुका है। जीएसटी आती है, हम उसमें रास्ते खोज लेते हैं कि किस तरह से हम टैक्स बचाएं। यूपीआई से भी कई बड़े बड़े फ्रॉड लोग कर जाते हैं। तो क्या यहाँ प्रॉब्लम एक माइंड सेट की भी है कि हम इंडियंस हर जगह जुगाड़ ढूंढ लेते हैं? नहीं, माँ के पेट में ना कोई घूसखोर होता है, ना कमीशनखोर होता है, ना जमाखोर होता है, ना मिलावटखोर होता है, ना आतंकवादी होता है, ना अलगाववादी होता है, ना माओवादी होता है, ना नक्सली होता है। कुछ नहीं होता माँ के पेट में, भ्रूण होता है। राइट। वो जो कुछ होता है पैदा होने के बाद होता है। ठीक है। तो पैदा होने के बाद वो क्या बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसके जिनके साथ वो घुल मिलता है वहां पे क्या बातें हो रही हैं। हमने उसको कंट्रोल ही नहीं किया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक सिस्टम था 5 इंद्रियों को नियंत्रित करना, कि आंखों से बुरा नहीं देखना, कान से बुरा नहीं सुनना, नाक से कुछ गलत नहीं सूंघना, मुंह से कुछ गलत नहीं खाना। ऐसा 5 इंद्रियों की बात होती थी। वो सिस्टम हमने छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं, जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों, अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी क्यों, और जब देश आजाद हो चुका है और हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम था, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारे पास खुली तक्षशिला में, जिसको आप रावलपिंडी कहते हैं। दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी हमारे पास खुली, नालंदा में खुली। दुनिया की तीसरी यूनिवर्सिटी वो भी हमारे यहाँ खुली, भोजशाला में खुली। और हमारे पास इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम जिसमें आर्थिक विकास था, सामाजिक विकास था, नैतिक विकास था, चारित्रिक विकास था, बौद्धिक विकास था, आध्यात्मिक विकास था, धर्म का ज्ञान था, परंपराओं का विकास था। इतना बेहतरीन हमारे पास सिस्टम था। हम फिर ये मुगलों का मदरसा और अंग्रेजों का कॉन्वेंट ऑफ मॉन्टेसरी क्यों लेके बैठे हुए? हम अपनी शिक्षा पद्धति जो एक शैतान को भी इंसान बना देती है, उस एजुकेशन सिस्टम को हम क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्यों? अब उसका कारण बता देता हूं। पूरी दुनिया में जो हथियार बेचने वाले हैं, बम बारूद बनाने वाले, वो चाहते हैं अशांति फैले, क्योंकि जितना ज्यादा अशांति फैलेगी उनका बम बारूद बिकेगा ना। भाई आतंकवादी आए, 26 लोगों को मार के चले गए, उसके बदले में हमने लगभग पहलगाम में फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमने लगभग 25,000 करोड़ का बम बारूद फूंक दिया, यूज किया, फूंक नहीं किया, यूज किया। राइट। तो जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हों, नहीं तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। पटाखा बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि जो लोग ज्यादा ज्यादा पटाखा फोड़े, नहीं तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे ये बम बारूद, हथियार बनाने वाली, पिस्तौल बनाने वाली, राइफल बनाने वाली ये कंपनियां चाहती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अशांति फैले, अराजकता फैले। तो कैसे? ये क्रोनोलॉजी है। तो इसलिए पूरी दुनिया में मदरसों की फंडिंग बम बारूद बनाने वाली कंपनियां करती हैं। जितने भी आप पाकिस्तान में जितने आतंकवादी ठिकाने हैं, देखिए वहां क्या चल रहा है, मदरसा चल रहा है। हमने 9 जगह हमला किया था। किस पे हमला किया? हमने मदरसों पे हमला किया, क्योंकि ऊपर मदरसा, वहीं मस्जिद, वहीं नीचे आतंकवादी बैठे हुए। दूसरी तरफ उपभोग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, ये मॉन्टेसरी और मिशनरी स्कूलों को प्रमोट करती हैं, क्योंकि ये जो मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको उपभोक्ता बनाता है। 3 शर्ट नहीं है 5 शर्ट होनी चाहिए, 5 शर्ट नहीं है 8 शर्ट होनी चाहिए, 3 जूता नहीं है 18 जूता होना चाहिए। राइट। वो आपको कंज्यूमर बना देती है। तो इसलिए जितने कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो कॉन्वेंट मॉन्टेसरी की फंडिंग करा रही। हमारा जो गुरुकुल वैदिक सिस्टम था, जिसमें अष्टांग योग सिखाया जाता था, अपरिग्रह सिखाया जाता था, ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था, ये सब चीज उसको कोई फंडिंग ही नहीं कर रहा है। तो वो धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? बाप बेटे एक साथ रह नहीं पा रहे, भाई भाई एक साथ रह नहीं पा रहे, सास बहू एक साथ रह नहीं पा रही है, देवरानी जेठानी एक साथ नहीं रह पा रही, भाई भाई का खून कर रहा है जमीन के लिए। मतलब इतनी ज्यादा अराजकता फैल रही है। इसका समाधान भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो ट्राइड और टेस्टेड थी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो 555 मॉडल था। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का जूनियर, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, टोटल कितने हो गए? 15 साल। अंग्रेजों ने आके यहाँ कॉपी पेस्ट मारा। उन्होंने हमारी 15 साल की एजुकेशन सिस्टम को, उसको 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल का सेकेंडरी, 2 साल का हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन, टोटल हो गए 15 साल। हमारे एजुकेशन सिस्टम को उठा के उन्होंने अपनी मुहर लगाया, नई पैकिंग बनाई और हमें उठा के दे दिया, और हम उसको आज तक लिए जा रहे हैं। जो स्किल बेस्ड एजुकेशन की आज बात हो रही है, नालंदा का सिलेबस करिकुलम मेरे पास है। 25 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते थे,
तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के समय में, क्या शानदार हमारी व्यवस्था थी। और आप ये देख लीजिए, जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम भारत में था, आचार्य चाणक्य पैदा हो रहे थे, महर्षि कणाद पैदा हुए, महर्षि भारद्वाज पैदा हुए, जहाज तो हम आप देख रहे हैं 200 साल 300 साल से, आज के 1000 साल पहले महर्षि जीरो का आविष्कार करने वाला, जीरो का आविष्कार करने वाले हमारे पास ग्रह नक्षत्रों की जानकारी देने वाले। हाँ, नासा इतना रिसर्च करके बता रहा है कि हाँ किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। हमारे पंचांग पहले ही हमारे पंचांग बता रहे हैं, वो भी 5 रुपए का पंचांग ले लो, उसमें लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण कब आएगा, सूर्य ग्रहण कब आएगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत अच्छा था, उसमें पोल्यूशन का ध्यान रखा जाता था, इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता था, रिश्तों नातों का ध्यान रखा जाता था, समाज को बड़े व्यवस्थित तरह से चलाने वाला था। आज हम उस अराजकता में फैले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपना एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया। अश्विनी जी, राष्ट्रीय हित के मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे जब भी उठे हमेशा बवाल हुआ, विवाद हुआ। आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप धर्मांतरण के नाम पर, जनसंख्या के नाम पर एक खास वर्ग को टारगेट करते हैं। ये इस तरह के नरेटिव अभी भी क्यों गढ़े जा रहे हैं? देखिए, हमारे ऊपर जो दुनिया भर के आरोप लगते हैं, अब वो आरोप तो लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं। आरोप इसलिए भी लगते रहते हैं क्योंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है। अमेरिका में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राज़ील में, चीन में झूठ बोलना बहुत सीरियस क्राइम है। 10 से 20 साल तक की सज़ा होती है। और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग वहाँ कानून भी है कि अगर झूठ से जरूरत पड़ने पर टेस्ट भी कर लेते हैं। हमारे देश में ऐसा है नहीं, इसलिए झूठे आरोप, झूठे वादे, झूठे इरादे, सब कुछ झूठे झूठे चलते रहते हैं। फिर भी कहते हैं बोलने की आज़ादी नहीं है देश में। ठीक है, इसलिए चलते रहते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, जिन PILs के कारण मुझे कहा जाता है कि मैं तो खास वर्ग को टारगेट करता हूँ, शायद लोग समझ में नहीं आएगी। जब मेरे पास वो बहनें आई जिन्होंने कहा कि भैया मुझे व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया है, SMS करके तलाक दे दिया, तो फिर मैं ये नहीं देखता कि क्या हो रहा। मैं तो फिर कल्पना करता हूँ इस बेटी का भविष्य क्या है, इसके पिता पे क्या गुजर रही है, इसकी माँ पे क्या गुजर रही है, इसके घर में क्या गुजर रही है। एक बेटी, स्वाभाविक सी बात, हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई बेटी अपने घर में जाए, यहाँ भाई रहेगा। जिस बेटी को SMS पे, व्हाट्सएप पे डिवोर्स दे दिया, वो बेटी कहाँ जाएगी? वहाँ तो कुछ उसका बचा नहीं, फादर के पास आएगी। फादर के पहले ही उसके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। आप जरा सोचिए ना कि नंद को कितना तिरस्कार झेलना पड़ता है जब वो घर से आगे उसका कोई घर नहीं है, तो नौकरानी बन के रहेगी, वो घर में नौकरानी जस्ट बन जाएगी। इन चीज़ों को शायद लोग विजुअलाइज नहीं करते। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि नेता हर चीज़ को पॉलिटिक्स से देखते हैं। हमारे पास एक लड़की आई यहीं पे, किसी मीडिया घर में ही है, मीडिया चैनल पे ही है, आई। वो बोली कि भैया हमको जो है वो 2-3 बार चिट्ठी भेज दिया, 2 बार चिट्ठी भेजा, 1 बार ईमेल कर दिया और हमको तलाक दे दिया। तुमने कुछ पैसा दिया? बोले 15,000 रुपये भेज दिया। और उसके एक छोटा सा बच्चा, अली नाम है बच्चे का, बड़ा प्यारा बच्चा। हमने कहा इसका कैसे है? बोले इसके लिए 2,000 रुपये भेज दिया, दूध पीने का, हो गया 17,000 में तलाक हो गया। हम कैसे भेजा? बोले पेटीएम कर दिया, हो गया। आप सर सोचो, ये भारत, इसको आप हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से मत देखिए, इसको इंसानियत के नज़रिए से देखिए, इसको बेटी के नज़रिए से देखिए, इसको मतलब जब आप मानवता के नज़रिए से देखेंगे तो फिर आपको सारे चश्मे ठीक हो जाएंगे। तो मैंने तो वो काम किया है। अब मेरे बारे में लोग कोई कुछ भी कहते रहे, मैं तो जब कोई तकलीफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ इसमें फंसा कौन है। और ये मेरी सिलेक्टेड PILs है जिस पे ज़्यादा फोकस होता है। मेरी 250 PIL है, लेकिन लोग चर्चा क्या करेंगे? मैंने 3 तलाक चैलेंज किया, मैंने हलाला चैलेंज किया, मैंने मुताह चैलेंज किया, मैंने मिस्यार, मतलब ये 5-10 PIL है। जाकिया जाफरी के केस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूं, जो आदमी हत्या कर रहा है उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करो, उसकी सिटीजनशिप खत्म करो, उसको फांसी उठा के दो। और ये 30 साल 40 साल में नहीं, साल भर के अंदर। तो जितना अपराध दिल्ली में है इतना दुबई में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है इतना चीन में क्यों नहीं है? सिंगापुर में क्यों नहीं है? जापान में क्यों नहीं है? तो योगी का इंस्टेंट एक्शन क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जहां तक योगी जी का इंस्टेंट एक्शन है, ये परंपरा हमारे देश में पहले से भी रही है। रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में, राजा विक्रमादित्य के समय में और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 3 तरीके का सिस्टम था। जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर न्याय। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिन भर में, जस्टिस विद इन डे। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड केस है, 2-3 दिन आपकी बात चलेगी, तो जस्टिस विद इन वीक। बहुत एक्सेप्शनल केस हैं जब रानी अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा विक्रमादित्य समय 2-3 हफ्ते चले। मेरा मानना स्पीडी जस्टिस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और जब अगर वीडियो में ठीक से दिख रहा है, मैं अभी योगी जी की बात में उसके पहले कुछ और आ रहा हूं। एक व्यक्ति हत्या करता है और हत्या करने के बाद वो एडमिट करता है मैंने हत्या किया,
फॉरेंसिक जांच में पता भी चल जाता है कि हाँ ये हत्या किया, और उसके बाद अगर आप जेल में उसको बैठा के रखोगे तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा। कश्मीर में एक व्यक्ति ने 4 सेना के जवानों की हत्या किया, टीवी पे आके बोला मैंने हत्या किया, और अगर आप उसको फांसी नहीं दोगे, उसकी प्रॉपर्टी नहीं जब्त करोगे, उसकी सिटीजनशिप नहीं खत्म करोगे, लोगों का भरोसा टूटेगा। तो कोई भी व्यक्ति जहां पे साफ साफ एविडेंस है, सीसीटीवी है, उसके वीडियो है, फुटेज है, अरे भैया उसकी सीधे सीधे वीडियो फुटेज की जांच करो, सीसीटीवी की जांच, उसमें फिर तारीख पे तारीख क्यों, उस पर गवाहों के बयान क्यों? और आपको जानते हैं यहाँ क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर पहले क्राइम में व्यक्ति को पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जाए 10-20 साल के लिए, तो वो सुधर जाएगा, उसका परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जो क्राइम करने वाला गया 2 साल 5 साल जेल में रह के आया, सुरक्षित हो गया। यहां तो क्राइम बढ़ रहा है। ये जो लोग 10 मर्डर करते हैं, 15 मर्डर करते हैं, 20 मर्डर करते हैं, कैसे कर लेते हैं? पहले भी उनको सजा नहीं मिलती। ड्रग के केस में मैं देख रहा हूं कि गया था, गांजा बेच रहा था, जेल गया, अंदर गया तो उसकी अच्छी खासी मुलाकात हो गई, जमानत पे आया तो वो कोकीन बेचने लग गया, अंदर आके बाहर आया तो हीरोइन बेचने लग गया। तो ये जो कुछ अशांति फैली हुई है और जिसको पॉलिटिशियन उसको भुना रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भुना रही हैं, इसको जनता को समझना पड़ेगा। ये फेलियर हमारे सिस्टम का है। यहाँ डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है, नियम कानून नहीं बदल रहा, सिस्टम उसको बदलने की जरूरत है। अश्विनी जी, लगता है अब हमारी कानून प्रणाली इस तरह की है जो 2 वर्गों में बट रही है। एक वो क्रिमिनल्स जिन्हें कानून का खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है, और एक वो बेचारा जिसका विश्वास ही कानून पे नहीं बन पाता। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, कानून कितना सड़ा हुआ है। आपका 100 रुपए चोरी हो जाए तो आप जाइए, आपका एफआईआर हो जाएगा। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, एफआईआर नहीं होगा। आपकी एक बकरी चोरी हो जाए तो एफआईआर हो जाएगा। आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, एफआईआर नहीं होगा। और यही हाल बैंकों का भी है। यही हाल है, यस एग्जैक्टली है कि छोटा इन्वेस्टर परेशान होता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भाग भी जाते हैं, तब भी बैंक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। इस देश में जो सबसे बड़ा चिट फंड स्कैम हुआ, जिनको सहारा श्री कहते थे, 16 लाख लोगों की जमा पूंजी लेके डूब गए हो। ठीक है, खुद अय्याशी किए, चार्टर प्लेन में घूमे, ये किए होगी, 16 लाख लोगों का पैसा लिया उन्होंने। क्या हुआ? उनको फांसी हुई क्या? उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई? कुछ नहीं हुआ। मैं दर्शकों से कहूंगा, एक बार आप गूगल करिएगा, लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में 16,000 लोगों का पैसा चंपत किया था। 16,000 लोगों को डबल करने का वादा किया और पैसा लिया और गायब हो गया। जानती हैं, 1,41,000 साल सजा हुई है। 1,41,000 साल की सजा किस लिए? उसने 16,000 लोगों का पैसा ले लिया था, 1 2 का 4 कर दिया था। और यहाँ 16 लाख लोगों का पैसा लोग लेकर चंपत गए। और हमारे देश में तो जो जितना बड़ा फ्रॉड है, वो उतना बड़ा बाद में नेता बन जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, दुनिया भर के कुकर्म किए, और बाद में वो राज्यसभा की सीट खरीद के और राज्यसभा पहुंच गए, माननीय बन गए। तो ये जो सिस्टम है, इस पे तो जनता को, मुझे लगता है, बोलना ही पड़ेगा, जनता को आवाज उठाना ही पड़ेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन कब तक? 1 नेशन इलेक्शन करने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, क्योंकि आपको संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो कब तक होगा ये मैं नहीं कैसे बताऊं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज़ों का कानून खत्म होना चाहिए। 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो भी खत्म होना चाहिए। 1936 का पारसी मैरिज एक्ट भी खत्म होना चाहिए। 1937 का शरीयत एक्ट भी खत्म होना चाहिए। हमारे पास अपनी संसद है, अपना संविधान है, और संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, समधन विधान बराबर संविधान, सबके लिए एक समान विधान। मेरा मानना है कि अब मजहब के आधार पे, रिलीजन के आधार पे बहन बेटियों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं इसका सख्त विरोधी हूं जो ये पर्सनल लॉ के नाम पे बहन बेटियों को जो है टॉर्चर किया जाता है। मैं आप ही से पूछता हूं, एक बिल्डिंग में मान लीजिए फ्लैट नंबर 1 में हिंदू है, फ्लैट नंबर 2 में मुस्लिम है, फ्लैट नंबर 3 में क्रिश्चियन है, फ्लैट नंबर 4 में ईसाई है, राइट? उन बेटियों का क्या कसूर है? वो फ्लैट नंबर 1 में पैदा होने के बाद फ्लैट नंबर 2 में पैदा हो गई, उनके साथ आप भेदभाव करोगे? चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो 4 बहनें हैं, सगी बहनें हैं, एक ने हिंदू शादी किया, एक ने मुस्लिम से किया, एक ने पारसी से किया, एक ने ईसाई से किया। ठीक है भैया, शादी कर लिया। अब ये बताओ, उनके अधिकार अलग अलग क्यों होने चाहिए? उनके सिविल राइट क्यों अलग होने चाहिए? उनके प्रॉपर्टी राइट क्यों अलग अलग होने चाहिए? मेरा मानना है कि ये जो भेदभाव है ये बंद करने की जरूरत है, और ये समस्या पूरे देश की है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून संसद में बनना चाहिए,
राज्य बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो गई है, लेकिन ये पार्लियामेंट में बनाने की जरूरत है। विस्फोटक होती जनसंख्या पर अभी अश्वनी जी आपने बहुत बात करी, लेकिन फ्रीबीज जो कि बढ़ती जनसंख्या के लिए सबसे बड़ी खुराक है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने फ्रीबीज की पीआईएल फाइल किया। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो उसमें भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी वो मेरी पीआईएल चली रही है। पहले उसको 2 जज सुन रहे थे, उसको अभी रेफर कर दिया है बड़ी बेंच को, 3 जजों की बेंच को रेफर कर दिया है। और इस समय भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। बच्चा बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में है। और वो इसलिए चल रहा है कि हम फ्री, एक तो कहते नहीं, हमारे पूर्वज कहते थे जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। हम अपनी चादर देख नहीं रहे कि भैया 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया और अभी सब कुछ करते जा रहे हैं। सब कुछ कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। 2 लेन का सड़क बनती है, 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। तो इसको आपको कहते नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फ्रीबीज का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, बढ़ते अपराध का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन का भी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। आपको जनसंख्या को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। इसको रोके बिना कोई भी सरकार आ जाए कुछ नहीं कर सकती है। अश्वनी जी, हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, हम जुडिशरी रिफॉर्म की बात करते हैं, आपको नहीं लगता पॉलिटिकल रिफॉर्म की भी बात होनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरत है। ये 1950 और 51 वाला अभी तक वो कानून चल रहा है जो अंग्रेज हमें बना के दे गए थे, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और वो कानून इतना सड़ा हुआ है कि इसी के कारण जो है गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। मतलब वो कानून कितना सड़ा हुआ है 1950 वाला, उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि किसी व्यक्ति को 2 दिन की सजा हो जाए, मात्र 48 घंटे की, तो वो होमगार्ड नहीं बन सकता। लेकिन 2 साल तक की सजा हो जाए तो भी वो होम मिनिस्टर बन सकता है। किसी को 2 दिन की सजा हो तो शिक्षा मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन 2 साल तक की सजा होने के बावजूद वो शिक्षा मंत्री, मतलब शिक्षा मित्र नहीं बन सकता 2 दिन की सजा पे, लेकिन 2 साल की सजा पे भी वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। किसी को 2 दिन की सजा हो जाए तो वो वकालत नहीं कर सकता, ला नहीं कर सकता, लेकिन 2 साल तक की सजा हो जाए तो भी वो लॉ मिनिस्टर बन सकता है। ऐसा सड़ा हुआ कानून बना रखा है। मेरा मानना है, मैंने एक पीआईएल फाइल किया था कि देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाई जाए और एमएलए एमपी का मुकदमा साल भर में डिसाइड हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उसमें जजमेंट दिया। उसके बाद 2018 से पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनी और उसका परिणाम ये रहा कि लगभग 500 सिटिंग और पूर्व सांसद विधायकों को सजा हुई। यानी 500 सांसद विधायक ऐसे थे जिनको 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई है, जिसके कारण अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का बैन है और पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो भी नहीं है। तो लालू यादव को सजा हो गई तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन लालू यादव पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को टिकट बांट सकते हैं। तो ये जो सड़ा हुआ कानून है, मुझे लगता है इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत जरूरत है इस देश में। वक्फ पर जब कानून आया, खूब बवाल हुआ, खूब बहसें हुई, लेकिन इसके रिफॉर्म को लेकर क्या? वक्फ एक्ट जो था उस पर हम लोगों ने जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को सजेशन दिया था, उसमें हमने कुछ एक बड़े अच्छे सजेशन दिए थे। शायद अगर वो हो गया होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन सरकार ने वो सुझावों को लागू नहीं किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाए। मेरा मानना है कि पहली बात तो ये कि भारत में मजहब के आधार पे नियम कानून नहीं होना चाहिए। मजहब के आधार पे आयोग मंत्रालय नहीं होना चाहिए। मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। मजहब के आधार पे लोन और वजीफा नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो जितना ज़्यादा आप रिलीजियस डिवीज़न करेंगे वो समस्या खड़ी करेगा। और ये मैं नहीं, 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच है, वो बाल पाटिल केस है, वो केस का नाम है। उसमें 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिलीजियस बेसिस पे चीज़ों को मत बांटिए। इस देश का डिवीज़न हो चुका है रिलीजन के बेस पे, तो आप इसको रिलीजन के उससे बाहर निकालिए, चीज़ों को यूनाइट करने की कोशिश करिए। 2005 का जजमेंट है, 2006 में ही नया खेल शुरू हो गया। मेरा मानना है आप वन नेशन वन लॉ बनाइए। अब अगर आप वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, फिर तो जैन बोर्ड भी होना चाहिए, फिर तो बौद्ध बोर्ड भी होना चाहिए, फिर सिख बोर्ड भी होना चाहिए, फिर तो हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए। अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, फिर तो जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, बौद्ध ट्रिब्यूनल, कल को पारसी बोलेंगे हमारा ट्रिब्यूनल बनाओ, बहाई बोलेंगे हमारा ट्रिब्यूनल बनाओ, यहूदी भी आ जाएंगे, यहूदी कहेंगे हमारा ट्रिब्यूनल बनाओ। ये कहाँ जाएगा? इसकी कोई लिमिट होगी क्या?
ऐसे नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन कोर्ट, वन नेशन वन जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। भाई वक्फ भी जमीन का विवाद है, तो मंदिर के जमीन का विवाद हो या मस्जिद की जमीन का विवाद हो या चर्च की जमीन का विवाद हो या किसी और जमीन का विवाद हो, विवाद तो एक ही जगह चलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वक्फ मतलब किसी मजार दरगाह का विवाद है तो इधर चलेगा और मंदिर का विवाद, ये ठीक नहीं है, इसका मैं विरोधी हूँ। रोटी कपड़ा मकान, यहाँ हम सबसे ज़्यादा करप्शन देख रहे हैं। खाने के लिए एकदम साफ सुथरा भोजन नहीं है, बहुत मिलावट है। मकान पर अगर मैं आऊँ, सबसे ज़्यादा ज़मीनी मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसमें से 66%, यानी कि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हाँ, वही सबसे ज़्यादा विवाद में और करप्शन में फंसी हैं। 66% यानी 1/3 मुकदमे जमीन के ही चल रहे हैं। जमीन के विवाद बढ़ने का बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जमीन बढ़ती जा रही है, भाई गांव में जितनी जमीन है, मान लीजिए वो 3 पीढ़ी पहले 20 बीघे थी, तो बढ़ते 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 वो अब 3 बीघे बची है। अब थोड़ी सी भी हो रही है, बाहर नौकरी हो नहीं रही है, पूरे लोग खेती पे आश्रित हैं, तो थोड़ा सा भी होता तो वहीं झगड़ा शुरू हो जाता। तो लैंड डिस्प्यूट का बड़ा कारण ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। करप्शन के कारण, तारीख पे तारीख के कारण और लैंड डिस्प्यूट में लगभग साल में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। 2 लाख। साल में 20 लाख लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसमें से 2 लाख लोग तो मर जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है, थाना हमारा भ्रष्टाचार का अड्डा है, तहसील हमारा भ्रष्टाचार का अड्डा है। बिना पैसा लिए लेखपाल कोई काम नहीं कर रहा है, बिना पैसा लिए पटवारी कोई काम नहीं कर रहा है, कानून कोई काम नहीं कर रहा है। और भ्रष्टाचार कैसा है, इसको मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। मथुरा में विद्या देवी के भाई नहीं थे, तो विद्या देवी की शादी हुई अलीगढ़ में। तो विद्या देवी के माता पिता ने, उनके पास 15 बीघे जमीन थी, वो विद्या देवी को दे दिया, भाई बेटी को दे दिया। और उनके माता पिता 1976 में मर गए। मरने के 20 साल के बाद 1995 में कागजों में उनके गांव वालों ने विद्या देवी के माता पिता को जिंदा कर दिया। और विद्या देवी जो 2025 में मरी हैं, इनको कागजों में 1995 में मार दिया। और वो 15 बीघे जमीन जो विद्या देवी के नाम उनके माता पिता ने किया था, उसकी फर्जी वसीयत अपने नाम करा लिया। तो क्या अश्विनी जी, अगर मैं यहाँ और सब उससे शर्मनाक क्या, उससे शर्मनाक ये कि विद्या देवी 1995 से लेकर 2025 में मरने तक वो कोर्ट में ये लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, और जिंदा साबित नहीं कर पाई अपने आप को। इतना सड़ा हुआ सिस्टम चल रहा है, इतना करप्शन है कि तहसील में अगर आप पैसा फेंक दो तो आप किसी की जमीन जाके बेच के आ जाओ, और अगर आपके पास पैसा है तो तहसील के रजिस्ट्रार, पेशकार, लेखपाल, पटवारी ये भी नहीं जांच करते कि जमीन खरीदने वाला भारत का रहने वाला है या बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या अफगानिस्तानी है, अमेरिका है, चाइनीज है, वो ये भी नहीं देखते। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो मुसीबत, ये जो परेशानी खड़ी होती है, ये बिल्कुल वही तहसील, लेखपाल और जो खतौनी, पटवारी, ये यहीं से शुरू होती है। तो किस तरह से एक ताकतवर व्यक्ति इन संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लेता है, और इसके लिए सॉल्यूशन जानना चाहूंगी अश्विनी जी, क्या करे वो आम आदमी जिसके पास वो बड़ी पावर नहीं? आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, जो करना है सरकार को करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, एक भारतीय संपत्ति संहिता बनाना पड़ेगा, वो भी सरकार को करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले जमीन पे अवैध कब्जे को, जमीन पे अवैध निर्माण को हमें सीरियस क्राइम बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हमने बनाया ही नहीं है, इसलिए कोई भी किसी के जमीन पे कब्जा कर ले रहा है। जमीन पे कब्जा कौन करेगा? दबंग, स्वाभाविक सी बात है। मैं इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ। एक दबंग ने एक गरीब के जमीन पे कब्जा कर लिया, उसके पास 4 बीघे जमीन थी, वो सब्जी पैदा करता था, उस सब्जी पैदा कर करके अपना परिवार चला रहा था। दबंग ने उसके घर पे, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। वो बेचारा गरीब क्या करे, परेशान। उसने थोड़ी दिन चाय वाय बनाया, उसके थोड़े बच्चे बड़े हुए। अब मुकदमा तारीख पे तारीख, वो थाने गया गरीब, तो थानेदार ने बोला जी ये तो जमीन का मामला, इसमें तो FIR तो होती नहीं, तुम तहसील जाओ। तहसील गया तो वही तहसीलदार के यहाँ पूरी कहानी चलती रही। एक दिन उसके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने क्या किया, लाठी डंडा लेके खड़े हुए, बोले अब की बार हम इसमें ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे। जैसे दबंग ने अपना वो ट्रैक्टर भेजा, और तो उन्होंने क्या किया, वो बाप बेटे मिलके उस ट्रैक्टर के ड्राइवर को 4 डंडे मार दिए। जब वो गरीब थाने गया कि मेरी जमीन पे दबंग ने कब्जा कर लिया है, तो FIR नहीं हुआ। लेकिन जैसे उस गरीब ने अपनी जमीन छुड़ाने के लिए उस ट्रैक्टर के ड्राइवर को 4 डंडे मारे, तुरंत उस गरीब के खिलाफ FIR हो गया। तो गरीब की जमीन तो पहले ही गई थी, पहले सिविल डिस्प्यूट उसका चल रहा था, वकील को वो तारीख पे तारीख पैसे दे रहा था।
अब वो बेचारे, वो पिता और पुत्र जेल चले गए, तो उसके घर की महिलाओं ने, उनके पास वो एक अंगूठी थी, एक मंगलसूत्र था, उसको बेच के अपने पति की उन्होंने जमानत कराई। इतना सड़ा हुआ सिस्टम चल रहा है। जौनपुर जिले में शंकर जी की मंदिर पे 10 बीघे जमीन है, मंदिर के नाम। उस जमीन पे 1985 से मुकदमा चल रहा है कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। अगर इतना तय हो जाए कि रघुवीर मिश्रा किस दिन मरे, तो पूरे उस जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा। 1985 से मुकदमा चल रहा है। अभी वो सबसे निचले पायदान पे है, जिसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं। चकबंदी अधिकारी के यहाँ डिसाइड हो जाएगा तो उसकी अपील एसओसी के यहाँ होगी, एसओसी के यहाँ डिसाइड होगा, उसकी अपील डीडीसी के यहाँ होगी, डीडीसी के यहाँ डिसाइड होगा, अपील वो चकबंदी कमिश्नर के यहाँ होगी, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ डिसाइड होगा, अपील हाईकोर्ट में होगी, हाईकोर्ट से डिसाइड होगा, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस देश में दुर्भाग्यवश सुबह से लेकर शाम तक समाजवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, नेहरूवाद, गांधीवाद, जो दुनिया भर की बतौलेबाजी होती है, सुबह से लेकर शाम तक नेताओं का आप उनके सोशल मीडिया के अकाउंट देख लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक वही तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। किसी एक सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने कहा हो कि चीन की तरीके हमको भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में बनाना है। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। किसी एक सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने कहा हो कि जैसे सिंगापुर में ड्रग कारोबारियों को फांसी दी जाती है, वैसे कानून भारत में बनना चाहिए। कोई भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। किसी एक सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने कहा हो कि इजराइल जैसा हमें भारत में घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना है। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। किसी एक सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने कहा हो कि चीन की तरीके हमको यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है। दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी समस्याओं को ठीक कर लिया, हमने कोई समस्या ठीक नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक वही लोहियावाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद, ये वाद वो वाद, और आम जनता इन धूर्तबाज झूठे नेताओं के बतौलेबाजी में फंसी हुई। उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम उनके साथ धोखा हो रहा है। हमने कई देशों में अश्विनी जी देखी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है इस मोबाइल के चक्कर में जिस तरह से बर्बाद हो रही है। कई देशों ने इसके ऊपर कानून बना दिया है कि भाई 17 से 18 साल तक बच्चे सोशल मीडिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो अब नहीं लगता हमारे देश के युवाओं को भी जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जेनजीज को टारगेट किया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया पर बनकर उभरी है, तो अब हमारी सरकार को या आप जैसे PIL मैन को भी मोबाइल कानून के लिए कोई PIL और कानून बनाने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने एक पहले PIL फाइल किया था कि सबसे पहले तो जो ये फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जा रहे हैं, इनको बंद किया जाए। भारत में नाम कुछ अलग होता है, सोशल मीडिया अकाउंट कुछ अलग होता है। नाम कुछ अलग होता है और DP किसी अलग की होती है। हमने कहा सबसे पहले इस फ्रॉड को रोका जाए। पता नहीं चलता कि ये लड़के का अकाउंट है कि लड़की का अकाउंट है। लड़का होता है, नाम अकाउंट उसका लड़की के नाम से है, लड़की के अकाउंट लड़के के नाम से। वो ब्राह्मण होता है, अकाउंट उसका दलित के नाम से है, दलित होता है, उसका अकाउंट ब्राह्मण के नाम से। वो हिंदू होता है, अकाउंट मुस्लिम के नाम से है, मुस्लिम होता है, उसका अकाउंट हिंदू के नाम से। और एक इसी फर्जी सोशल मीडिया का उपयोग करके जाति का जहर घोला जा रहा है, भाषा का जहर घोला जा रहा है, क्षेत्र का जहर घोला जा रहा है, मजहबी उन्माद फैलाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस फर्जी वाड़ा जो फर्जी अकाउंट बनता है, इसके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। अब मैंने PIL फाइल किया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कानून की बात है, कानून हम बना नहीं सकते, कानून तो सरकार को बनाना है। अब देखते हैं सरकार कब बनाएगी। दूसरा, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये जो मोबाइल एडिक्शन है ना, लगभग ये साल में 2 लाख परिवारों को बर्बाद कर रहा है। जयपुर में पिताजी सेना में थे तो उन्होंने क्या किया, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को जयपुर में किराए पर रख दिया कि भाई ठीक है बेटा यहीं पढ़ेगा, और वो मोबाइल का एडिक्ट हो गया, गेम का एडिक्ट हो गया। उसकी माँ उसको समझाई, 2-4 दिन समझाई कि उसने माँ को ही मार दिया आपने। यहीं गाजियाबाद में 3 बहनें, बहुत सारे केस। हाँ, माता पिता ने उसको मोबाइल ले लिया तो वो उन्होंने छत से छलांग लगा दिया। 3 ही बहनें थी, तीनों की तीनों खत्म हो गई। तो पूरा तो वंश बर्बाद हो गया। यहाँ पे बिजनौर के आसपास एक घटना आई थी जहाँ उसने पति दिन भर मोबाइल चलाता रहता था, तो पत्नी कहती थी भाई कुछ काम धाम करो, कुछ काम धाम करो, घर कैसे चलेगा। उसने पत्नी का गला दबा दिया। हरियाणा में से एक घटना आई जहाँ उसने अपने फादर को मार दिया। तो ये जो चल रहा है, हिंसा बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, अश्लीलता बढ़ रही है, फुहड़ता बढ़ रही है, नग्नता बढ़ रही है। हमारा पूरा यंग जनरेशन बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसके लिए अब समय आ चुका है कि नहीं 18 साल तो कम से कम 16 साल से ही,
और दुनिया के कई देशों ने बनाया, अभी अभी मलेशिया बना रहा है। बिल्कुल हाँ, मलेशिया बना रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया, कई देशों ने बना लिया। बिल्कुल अब टाइम आ चुका है कि इसको हम लिमिट करें। और दूसरा, इनफैक्ट अकाउंट भी हम केवल मोबाइल कंपनियों को फायदा हो इसलिए अंधाधुंध वो सिम बेच रही हैं। शायद अब ये भी टाइम आ चुका है कि एक मोबाइल ऑपरेटर से एक व्यक्ति के नाम एक ही अकाउंट होना चाहिए। क्यों दो कनेक्शन देना, क्यों 3 कनेक्शन देना, अननेसेसरी वो कनेक्शन ले। भाई बच्चा जिद करेगा ना कि हमको दिलवाओ, तो फादर क्या करेंगे? अगर जब ये लिमिट हो जाएगी कि आपको एयरटेल से अपने नाम से आप एक ही कनेक्शन ले सकते हैं, और करना है तो फिर जियो से एक ले सकते हैं, बस इतने कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा अकाउंट ले नहीं सकते। अब समय आ गया है कि 1 पर्सन 1 कनेक्शन, ये सिस्टम भी लागू करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी उपाध्याय जी, हमें अपना ये कीमती समय देने के लिए और इतनी शानदार और फ्रूटफुल डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर देखिए। हमें आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा और क्या क्या हम कर सकते हैं, हम पीआईएल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक सेमिनार में और किन किन मुद्दों को उठा सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बिल्कुल, तो आप सभी लोग अश्वनी उपाध्याय जी से सहमत और असहमत तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतज़ार। जल्द करूंगी मुलाकात एक और नए मेहमान के साथ लेकर आपसे जुड़ी बात। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।